गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स का एक समरी क्लास कर रहे हैं। इसके अंदर एक कंक्लूड करेंगे जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स क्या होता है, लॉ कैसे बनता है और उसको तरीके से हमें एग्जाम में प्रेजेंट करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ क्या होता है। लॉ हमारा जस्टिस तक कैसे जाता है। लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर एक्ट आता है, आते हैं, कोड आते हैं, केस लॉज आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं तो ऑफिशियल गजट में होते हैं, सर्कुलर होता है, स्कीम्स होती है गवर्नमेंट, एग्जाम्पल विटनेस पॉलिसी होती, कस्टम्स होती। जब इनसे भी काम नहीं चलता है तो फिर थ्योरी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को बात करते हैं कि लॉ कैसे बनता है किसी देश में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और लोकल बॉडी। तो लॉ बनाते हैं, लॉ बनाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। प्रोसेस के लिए जो थ्योरी डेवलप की जाती है उसके हिसाब से जुरिस्प्रूडेंस को देखा जाता है। कि हम कोई भी लॉ बना रहे हैं वो हमारे जुरिस्प्रूडेंस की किसी थ्योरी से, किसी स्कीम से, किसी कोड से, किसी लॉ से बाहर तो नहीं है। अपने देश पे और इंटरनेशनल लेवल पे हम सारी चीज़ों को, एस्पेक्ट को देख के तब वो बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाँ, लॉ एज इट इज़ की बात कर रहे हैं कि लॉ कैसे बनता है। के अंदर हमें सारे प्रोस्पेक्टिव देखने पड़ते हैं। हाँ जी, मेथड तो सारा यही होता है। हाँ जी, लोकल बॉडी 3 लेवल पे इंडिया में कानून बनता है। कई कंट्री में अलग होगा, कहीं पर राष्ट्रपति शासन चलता है, प्रेसिडेंट रूल होता है तो वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलें। एक लॉ का ब्रीफिंग है कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है, जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में लॉ नहीं है लेकिन क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ है। कंसेप्ट ये है। आप जूरिस्प्रूडेंस का है, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, अपने आप में लॉ नहीं है लेकिन लॉ बनाने से पहले जितनी भी लीगल थ्योरी जूरिस्प्रूडेंस में है, हमें वो सारी स्टडी करने के बाद ही कोई नया लॉ बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे जूरिस्प्रूडेंस को जो हमारे सिलेबस में है वो 6 कैटेगरी में है, यानी कि 6 टाइप्स के स्कूल के बारे में हम ब्रीफिंग में बात करेंगे। 6 करने हैं। पब्लिक लीगल थ्योरी एक एक करके बताएं कोई स्कूल के बारे में, कौन कौन से। भी स्कूल, सारे स्कूल्स की कीवर्ड पे फोकस करेंगे, स्कूल कहता क्या है, फिर एक एक करके उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे आप। इकोनॉमिक स्कूल, कार्ल मार्क्स थ्योरी भी बोलते हैं। फोर्थ है
फिफ्थ है अमेरिकन। सिक्स है, हाँ अमेरिकन स्कूल है। ये सब लॉ की थ्योरी बताते हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए। कोई कह रहा है कस्टम पे बेस होना चाहिए, कोई कह रहा है लेबर के वेलफेयर में होना चाहिए, कोई कहता है कि लॉ एज इट इज़ होना चाहिए, कोई कहता है कि जो भगवान बनाते हैं कानून नेचुरल जस्टिस पे बेस होना चाहिए। एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल। ये स्कूल की थ्योरी है, जो थीम है, कीवर्ड है, ये कहते हैं कि लॉ एज इट इज़ है। जो पार्लियामेंट ने बना दिया, स्टेट असेंबली ने बना दिया, हमारे देश में लोकल बॉडी ने बना दिया, वो लॉ जो है हमारे सबको मानना पड़ेगा। सुपीरियर अथॉरिटी बनाएगी, हमारी ड्यूटी तय करेगी, हम अगर उसे ब्रीच करते हैं तो हमें सैंक्शन मिलेगी। सैंक्शन का मतलब पनिशमेंट। ये हमारे ये डिसाइड करके देते हैं। लॉ फॉलो करो, तरीके से करना है, अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा, उसमें आपको पनिशमेंट। ठीक है, ये इसको कहते हैं कि लॉ एज इट इज़। लॉ एज लॉ एज इट इज़, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो एज इट इज़ अप्लाई होगा। में एक सुपीरियर अथॉरिटी बनाएगी, हमारी ड्यूटी तय करी जाएंगी, तो हम ब्रीच करते हैं तो सैंक्शन। गवर्नमेंट, नेचुरल स्कूल। नेचुरल क्या होता है, डिवाइन लॉ। लॉ कौन बनाएगा, भगवान बनाएगा, बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। सबके कीवर्ड हैं, तो आप कीवर्ड समझ जाओगे तो स्कूल में आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। ड्यूटी तय होगी, ब्रीच अगर हम ड्यूटी करते हैं तो हमें सैंक्शन मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। हाँ, सब बताएंगे कि आपको इस क्राइम को करने के लिए ये सज़ा मिलेगी। सब बताएंगे, लॉ बना दिया जो कानून ने, पार्लियामेंट ने जो पास कर दिया वो डिसाइड करेगा पनिश और सैंक्शन या पनिशमेंट। ठीक है, अगले स्कूल की बात करते हैं, अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल। ये क्या कहता है, फिर एक एक करके हम बात करेंगे, एक समरी बना लेते हैं, एक एक करके बात करें। अमेरिकन स्कूल क्या कहता है, कहता है जो प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। लॉ क्या है, लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट है, और जजेस लॉ बनाते हैं। अगर हमारे इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाए, फॉलो करना पड़े। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुद उसको बदल सकता है। तो 19 में एक जजमेंट पे जाने की अभी ज़रूरत नहीं। लॉ क्या कहते, अमेरिकन स्कूल कर रहा है प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट, लॉ क्या है, लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। एक कैदी या एक मुजरिम को क्राइम में बंद है, या सज़ा काटने के लिए तैयार है, सज़ा मिलनी है उसको, वो जज के सामने सिर्फ एक दिमाग चीज़ के लेके खड़ा होता है, ये जज साहब मुझे सज़ा कितनी दे। तो आपके देश से, आपके देश के कानून से फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे बरी करेंगे या मुझे सज़ा देंगे। लॉ क्या है, के हिसाब से कहते हैं लॉ इज द प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। बाकी कुछ, जज साहब उसे बरी कर देते हैं,
बरी भी कर सकते हैं। अमेरिका में एक केस हुआ था, में एक बच्चा ब्रेड की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जब वो जज साहब के सामने पेश हुआ तो जज साहब ने उसको पनिशमेंट देने की बजाय उसको बाइज्जत बरी करा, और स्टेट और खुद अपने ऊपर उन्होंने कॉस्ट लगाई, कॉस्ट इम्पोज करी कि हमारे देश की व्यवस्था इतनी खराब है, क्या ये किस हालात में चोरी कर रहा है। तो ये जुडिक्शन है रियलिस्टिक स्कूल में, कि पावर ऑफ द कोर्ट है, डिक्शनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, कि वो उसको किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ को। ठीक है, ये हमारी रियलिस्टिक स्कूल। अगले बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल। ये कस्टम बेस है। हमारे देश में कस्टम है, वो सुपीरियर है, इसी के आधार पे लॉ बनना चाहिए, और बाकी सब चीज़ें और कुछ लॉ नहीं होता। ये स्कूल ये कहता है कि कस्टम ही सुपीरियर होता है। कैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में दिवाली पे बोनस दिया जाता है लेबर्स को। ठीक है, ये क्या है ये, लेकिन उसके लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बनाया गया, किस बेस पे बनाया गया, हमारे इस कस्टम के बेस पे पार्लियामेंट ने के लिए लॉ बनाया कि दिवाली पे ही बोनस दिया जाएगा। हमारे कस्टम को अपने लॉ एजिटीज के साथ जोड़ के काम किया। ठीक है, अगला स्कूल है सोशोलॉजिकल। बेसिकली ये फोकस करता है सोसाइटी में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए, कि यानी कि लॉ बनाने के टाइम पे की ज़रूरत ज़्यादा है, प्राइवेट इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट की बात की है। उसको पाउंड जी की थ्योरी है लॉजिकल स्कूल, वो इंटरेस्ट की बात करती है, उसको फोकस, लॉ बनाने के टाइम पे हमें उन चीज़ों को फोकस करना है कि इंटरेस्ट कैसे है, किसके बेनिफिट के लिए हमें कानून बनाना चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट की बात करें में प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर अगला थ्योरी है इकोनॉमिक स्कूल, कार्ल मार्क्स की। ये कहती है कि तो सोसाइटी में अमीर और गरीब का, लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट का जो झगड़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वही मेन मुद्दा है। इस 1917 की रूस की क्रांति के बाद को और बल मिला। हमारे देश में जो ग्रेजुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बहुत सारे लेबर लॉज हैं, सारा रिजल्ट है इसी। ये कहती है कि जो पूंजीवादी लोग हैं वो मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं, और इस थ्योरी की कमी ये है कि एक दिन ऐसा आएगा इस थ्योरी के हिसाब से, सारे मजदूर पूंजीवादी बन जाएंगे और सारी प्रॉपर्टी को बराबर बराबर बांट लेंगे, ना कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। लेकिन इनसे जब पूछा गया कि सरकार कौन चलाएगा, तो इस पे ये कुछ नहीं जवाब दे पाए। का जो थीम था, सब बराबर बराबर होगा, तो बराबर बराबर होगा, फिर काम कौन करेगा। और दिनों बाद कि मजदूर हैं पूंजीवादी बन जाएंगे, पूंजीवादी मजदूर बन जाएंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर स्किल के हिसाब से हमें क्या मिलता रहेगा, वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस थ्योरी का ये ड्रॉबैक है। समझ में आया ये, तो एक बार नोट कर सकते हैं आप, समरी देख लो, फिर हमें अगले एक एक करके स्कूल वाइज स्टार्ट करते हैं। बेसिक समझ में आ गया कि कंसेप्ट क्या है हमारा, कि स्कूल के की पॉइंट किस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब सबसे कमाल की बात, जब हम पहले स्कूल के बारे में लिखेंगे, ये पांचों स्कूल के क्रिटिसिज्म में आएंगे। जब हम दूसरे की बात करेंगे, पहला और नीचे के चार मिला के उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट की बात कर सबकी अच्छी है, या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया वही ठीक है, लॉ क्या करेगा, फिर उसमें कस्टम कहाँ गई वो। क्या इकोनॉमिक थ्योरी को डिवाइन लॉ, नेचुरल जस्टिस पे भी बेस होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं एक दूसरे के, ये किसी की कीवर्ड हैं, किसी के
एडवर्टाइजमेंट में है तो दूसरा उसका ड्रॉबैक बताए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक एक करके स्कूल की बात करते हैं। एनालिटिकल स्कूल से स्टार्ट करते हैं। के हिसाब से लॉ क्या होता है? लॉ एज इट इज होता है। एज इट इज का मतलब जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया। में प्रोपाउंडर हैं इसके बेंथम, ऑस्टिन, टेले हार्ट, कैल्स, हंस कैल्स। प्रोपाउंडर इस स्कूल। हाँ, और भी हैं, हॉलैंड भी हैं, सॉलमेंट भी हैं इसी स्कूल के, लेकिन मैंने यही चार ही पढ़े जाते हैं। थोड़ा ब्रीफिंग में बात करें। सालमन। तो पॉजिटिविज्म इसको भी कहते हैं, पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ। लॉ क्या है? फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन इन्होंने थ्योरी दी है ग्रेटेस्ट नंबर में। बोला कि लॉ क्या है? फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव। एक एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, पेन और प्लेजर के। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार पूरे देश के हर व्यक्ति को खुश नहीं करती अपनी पॉलिसी से। का रिजल्ट क्या होता है? कुछ लोगों के लिए प्लेजर होगा, किसी के लिए पेन होगा। एक उदाहरण से समझ। फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, इस तरीके ब्रीफिंग है। अब जो कुछ के हिसाब से आप आगे पढ़ोगे, समझ में आएगा कि हम पढ़ना क्या है, किस तरीके। यहाँ बात करते हैं ये लॉ और मॉरलिटी की। ये प्योर थ्योरी की बात करते हैं, भाई से प्योर थ्योरी। प्योर थ्योरी। जब भी क्वेश्चन में पॉजिटिव आएगा तो एनालिटिकल स्कूल की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि लॉ पॉजिटिव है, जैसा बन गया है वो ठीक है। ना उसमें कुछ इफ करोगे आप, ना वट करोगे। पार्लियामेंट सुपीरियर अथॉरिटी ने बना दिया हमारा, तो बेस पे हमें नहीं करोगे तो हमें। ठीक है? कोई ऑप्शन नहीं है। आपके को आपके इलाके से एमपी चुने गए हैं, वो आपका प्रतिनिधित्व संसद में कर रहे हैं। कंसेप्ट भी ये बनाया है। जो भी कानून बन रहा है वो आपके फायदे के लिए ही बन रहा होगा। आपके एमपी आपको प्रेजेंट। ठीक है, आ रहा है? नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ जी। एक
तो कंसेप्ट है वो दूसरे के लिए क्रिटिसिज्म। एक कीवर्ड पकड़ना है हर स्कूल के बेस पे चल। अब मैं बता रहा हूँ इसको आगे बढ़ने से पहले कि पेन और प्लेजर का मतलब। आज से एक एग्जांपल लेते हैं कि बोनस जो है 3 महीने का दिया जाएगा मजदूर। लॉ बना दिया पार्लियामेंट, थ्योरी बनाया है मजदूरों के वेलफेयर के लिए। जो पूंजीवादी हैं वो लोग बहुत ज़्यादा शोषण। अब बोनस 3 महीने का दिया जाएगा उदाहरण। अब मजदूर ज़्यादा होंगे या कंपनी के मालिक ज़्यादा होंगे? ज़्यादा होंगे। के लिए प्लेजर होगा या नहीं होगा? इंक्रीजिंग बोनस कि कुछ लेस होंगे नंबर। के लिए क्या होगा वो? क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो सबके लिए बराबर हो? के लिए अलग से ना, पॉसिबल नहीं है। और पार्लियामेंट में एमपी की सैलरी बढ़ानी हो तो यानी 100% वोटिंग। कोई कोई सुनवाई नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई तरीके से। ठीक है, कोई पूछ क्या मतलब हो गया? इसमें ज़्यादा, इसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकते हैं कि सोसाइटी कहेंगे हाँ जी ठीक है, तो मालिक पक्ष या पूंजीवादी के पक्ष से हैं वो कहेंगे नहीं जी गलत है। ठीक है, ये बेंथम जी का कंसेप्ट है कि पेन और प्ले। कोई भी कानून बनता है, लॉ का जो रोल है बेंथम के हिसाब से वो ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेजर मिले, कम से कम लोगों को पेन मिले। वही समझ में ये है कंसेप्ट, पेन और प्लेजर। आपकी आपके सपोज करो आपके मार्क्स आ जाते हैं कि नॉलेज भी अच्छी है और मार्क्स आ गए आपके 90%। ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटर हैप्पीनेस। यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी की बात करिए, क्वालिटी की बात नहीं करें। अगर नंबर आ गए और नॉलेज नहीं है, आपको तो प्लेजर मिल गया, फेल हो गए तो वही समझ में आ रहा है। कोई भी चीज़ है आपके पास 90% मार्क्स आ गए या आपके पास अच्छी नंबर हैं या अच्छे नंबर आ गए आप, तो आपको प्लेजर मिलेगा। और आप फेल हो गए तो हाँ, तो यूनिवर्सिटी का रूल है कि आपको इतने परसेंट लाने हैं। 8% एग्रीगेट चाहिए तो पास हो गए। और आपके रह गए 47 पॉइंट। आप क्या कहोगे, यूनिवर्सिटी खराब है या पॉलिसी पॉलिसी खराब है? करके आ गए 90%। आप क्या बोलोगे? अगर बुराई करनी है तो बुराई कैसे करोगे? हैं, पढ़ते तो थे नहीं, लगता है कुछ सेटिंग है इनकी। हाँ हाँ ऐसे ही होगा। ठीक है, सर क्या कहेंगे? ठीक से पढ़ लिया करो, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हो क्यों? स्टाइल में आ गए ना, 90% आए हैं, ये तो मिल गई ना। चाहे नॉलेज कम हो, मेरा कहने का मतलब नॉलेज नहीं है, चलो मार्क्स ही मार्क्स आ गए। कल बात सर से बात हो रही थी, बता रहे थे कि एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको भी दिक्कत रही है कि जितने टॉपर होते हैं का मतलब ज़्यादा वो नहीं होता, जो ज़्यादा फेल हो के पास होते हैं ना वो सुपीरियर ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब इतना घिस जाते हैं कि मतलब घिस घिस के सोना जो है चमक जाता है। बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से। कब उसका जमाना क्या बिगाड़ेगा जो ठोकरों से सीख। ठीक है, तो वही समझ में आ गया, ये इसका कंसेप्ट।
ठीक है। अब ग्रेटेस्ट नंबर के नाम से क्वेश्चन आएगा, ग्रेटेड हैप्पीनेस, तब भी आपको उसी तरीके से फॉर्मेट में लिखना है। ऑस्टिन वाला है उसका मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। अभी जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको करना है जूरिस्प्रूडेंस का, बेंथम ने ये कहा है ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ज़्यादा नंबर आएंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये सिर्फ नंबरों की बात कर रहे हैं, हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। कि आप टॉपर आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नॉलेज ज़्यादा है या 50% वाले को नॉलेज नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी की बात तो कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। तो जिसको ज़्यादा आ गया उसको प्लेजर मिलेगा, कि कम आए हैं उसको उदासी रहेगी, वो दर्द में सहेगा। और सबसे बड़े दर्द तो ये हो जाएगा कि साथ का दोस्त अगर टॉप आ गया। इस जमाने में अपने गम से दुखी नहीं है लोग, दूसरे खुशी से दुखी है। ठीक है। तो पड़ोसी अगर टॉप आ गया तो आपको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ, इस थ्योरी को आपके दिमाग में रखने के लिए, आपको याद रखने के। कैसे एग्जाम्पल एग्जाम में आप स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको कोई भी थ्योरी लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे आप। कोई भी थ्योरी, एनी थ्योरी, चाहे स्कूल में से कोई भी है, उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है? उसका फीचर्स लिखोगे, एलिमेंट, रिलेटेड टू पर्टिकुलर स्कूल। थर्ड है, कोई के अंदर एक्सेप्शन होगा किसी थ्योरी में, या अपवाद होगा जहाँ वो थ्योरी काम नहीं करे, इस तरीके से आप लिख सकते, एक्सेप्शन। ठीक है, ये जब समझ में आएगा जब पूरी थ्योरी पढ़ोगे आप। क्रिटिसिज्म, और फिफ्थ पॉइंट पे कंक्लूड। इस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है। आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये फर्स्ट और लास्ट में लेना है। बाकी अपनी सुविधा के अनुसार जब लिखना होता है तो आगे पीछे करके अपने बात को लिख। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहो तो आगे पीछे भी लिख सकते, एक्सेप्शन तो लास्ट में लिखे जाते। कीवर्ड स्कूल का नहीं छोड़ना है आपको। पॉजिटिव लो आए, लो एज इट इज आए तो इट इज बिलोंग टू एनेटिकल स्कूल। कंसेप्ट पे चलना है। पूरा डिटेल में तो करने का भी नहीं कराएंगे, लेकिन अब थ्योरी थ्योरी समझा देते हैं, बेसिक समरी समरी चार्ट बना दें। चार्ट बनाया समरी, उसी बेस पे चले। हाँ कोई बात। अब बात करते हैं नेचुरल स्कूल। तो ये नेचुरल जस्टिस पे बेस है। डिवाइन लॉ बनाता है, भगवान लॉ बनाता है इसके हिसाब से। जो सुपीरियर अथॉरिटी है, हम मतलब सरकार से बड़ी भी सरकार है, ये लॉ इसको कहता है कि सरकार से बड़ी भी सरकार एक सुपीरियर अथॉरिटी है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, वो लॉ बनाती है। वो नेचुरल जस्टिस के बेस पे होता है। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है, कि नो वन कैन
जज ऑन केस। पहला पॉइंट। रीजन फॉर डिसीजन। थर्ड सेकंड पॉइंट होता है नो वन कैन जज इन ऑन केस। अपने केस में कोई नहीं होगा, जज नहीं होगा, रीजन होगा, कोई भी रीजन होगा, अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। बीइंग हर्ड। सुनवाई सबको सजा देने से पहले सुनवाई का सामने वाले को प्रॉपर मौका दिया जाएगा। हर्ड। 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 हर्ड सुनने वाला। ठीक है, ये 3 पॉइंट होते हैं नेचुरल जस्टिस, ये लिख लो। ये अलग से छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, नेचुरल जस्टिस क्या है, ये तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। डिसीजन। पहला पॉइंट है नो वन कैन जज इन ऑन केस। अपने केस में कोई व्यक्ति खुद ही सजा देनी है और खुद ही जज है, खुद ही इंक्वायरी करनी है और खुद ही उसका चेयरमैन है, ये नहीं होगा। जो भी केस है या कि जो सुनवाई है, सामने वाले को कहा जाएगा अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और उसका रीजन फॉर डिसीजन। अगर दंड किसी को दिया जा रहा है तो उसको कोर्ट को रीजन लिखना पड़ेगा, किस वजह से ऐसा दिया, ये सजा किस कारण से दी, ये नेचुरल जस्टिस पर बेस। ठीक है, क्लियर। अगली बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नेचुरल स्कूल के कीवर्ड हैं ये। नेचुरल स्कूल का जब स्टार्टिंग करोगे आप, तो नेचुरल स्कूल के बारे में लिखना है, ये डिवाइन लॉ है, एक सुपीरियर सोर्स बनाता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, उसके बाद ये चीज़ें लिखी हैं। नेचुरल जस्टिस प्रोसेस, एक है रूल ऑफ लॉ। ये आपके अपने आंसर में लिखने ही लिखने हैं आपको। ड्यू प्रोसेस का मतलब है लॉ कैसा होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। सुपरमेसी ऑफ लॉ। क्वालिटी ऑफ लॉ। क्वालिटी। प्रीडोमिनेंट ऑफ लीगल स्पेस। ठीक है, नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट है
इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि जो सरकार कानून बनाती है, कानून का तो हम देखेंगे ही देखेंगे, किस प्रोसेस से वो कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट उसे भी चेक करेगी कि वो प्रोसेस सही फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था कानून बनाने के। ठीक है, प्रोसेस का मतलब लॉ तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ में उसका प्रोसेस को भी चेक करने की अथॉरिटी जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी। का मतलब ये है, ये नेचुरल जस्टिस पे बेस है। जस्ट फेयर एंड रीजनेबल लॉ होगा तो वो वैलिड होगा, नेचुरल लॉ के हिसाब से हो, अदरवाइज वो नहीं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, कोई बात नहीं। ये तीन वर्ड है ना, ये इसके साथ में इसके हैं ये, रूल ऑफ लॉ के, इसके साथ लिख लो। ये तो ऊपर वाला टू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ के हैं, ये अलग अलग पॉइंट है, सेकंड ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसमें रूल ऑफ लॉ लिख लो। इसी के बेस पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो आर्टिकल 14 में वो कंसिडर किया गया है, इक्वलिटी बिफोर, आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चीज? लॉ ही सबसे बड़ा है, नेचुरल जस्टिस कहता है। ये है लीगल स्पीड, प्रीडोमिनेंट ऑफ लीगल स्पीड, कानून जो भी जनता होगी वहां पर उसका पूरा सम्मान करेगी, करना पड़ेगा। पॉजिटिव लॉ हो गया, लेकिन नेचुरल लॉ में साथ में क्या है, ड्यू प्रोसेस के साथ फॉलो होगा। हाँ, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होगा तो होगा। ठीक है, जस्ट रीजनेबल होना चाहिए कि मतलब फेयर भी होगा, रीजनेबल भी होगा तो एप्लीकेबल होगा तो ठीक। अभी क्या हुआ, तीन कानून आए थे किसान पे, वो जस्ट रीजनेबल नहीं लगे, उनमें आंदोलन हुआ तो वो सरकार को विड्रॉ करने पड़े। तो आप उस चीज़ को लिख सकते हो, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस में कमी रही है कुछ, क्या रीज़न था जो इम्पोज किया गया, क्या रीज़न थे उसको कहीं ना कहीं जस्ट एंड फेयर एंड रीजनेबल नहीं थे। क्लास थी जो इफेक्ट हो रही थी वो लार्ज वॉल्यूम में की वजह से ये जस्ट एंड रीजनेबल नहीं था, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ था, ये जो है उसको। ठीक है, के बारे में इतना ठीक है, और बताओ। इसमें लिखो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा, नेचुरल लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा ऑल ओवर वर्ल्ड। फोर्थ, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा, सबके लिए बराबर होगा, का क्या सुपीरियर अथॉरिटी बनाएगी इसको। सुपीरियर अथॉरिटी ये पार्लियामेंट नहीं, डिवाइन लॉ, भगवान बनाएगा इसको। जैसा बनाएगा, जैसे सनलाइट है सबके लिए, बिना जाति बिना धर्म के भेदभाव के सबको बराबर का रोशनी देती है, एनर्जी देती है, इसीलिए वो सबके लिए बराबर के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, नेचुरल स्कूल का ये लॉजिक था। ये हमें तो जो जिसके लिए बनाया जा रहा है उसको सम्मान करना है, बस ये है। एप्लीकेबल तो सब कुछ यूनिवर्सली है, इसका मतलब है कि नेचुरल लॉ, हम इंडिया में कोई लॉ बनाते हैं इंडिया में एप्लीकेबल होता है। नेचुरल लॉ का कहना है कि जो लॉ बनेगा वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक जैसा हो, जैसे सनलाइट होती है।
जब इंटरनेशनल लेवल पे हम कोई लॉ बना रहे हैं तो वो भी जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है, अब हम पढ़ रहे हैं ना ये स्कूल एक कंट्री के प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड थ्योरी तो सबके लिए है। अगर अमेरिका में कानून बनाना है तो अमेरिका का लॉ भी तो जूरिस्प्रूडेंस से ही पड़ेगा। हम लॉ बनाएंगे, हम भी जूरिस्प्रूडेंस से बनाएंगे तरीके से। ये इसका ब्रीफिंग है नेचुरल लॉ। अब आर्टिकल 21 में 14 और 19 में जो ड्यू प्रोसेस और सुपरमेसी ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया, वहीं से तो लिया गया है ये सारा, रूल ऑफ लॉ से ही तो लिया है। अगर उसमें क्वेश्चन आता है कि नेचुरल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, तो आर्टिकल 21 के बारे में आप लिखो, जजमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। स्कूल का कहना, इकोनॉमिक स्कूल ऑफ लॉ का कहना है कि अमीर लोग कहते हैं, क्या पूंजीवादी लोग कहते हैं कि गरीब लोग क्राइम करते हैं, गरीब लोग कहते हैं कि अमीर लोग क्राइम करते हैं। में जो संघर्ष है मजदूरों का और पूंजीवादी लोगों का, यही इस संघर्ष के कारण है का जन्म इसी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेबर क्लास एंड कैपिटलिस्ट क्लास। का कहना है कि जो लॉ है used by कैपिटलिस्ट क्लास। दो वर्ग होते हैं, एक लेबर क्लास, दोनों में एक वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष का मतलब, ये चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा मिले, वो चाहते हैं कि हम पैसे कम दें। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, यानी कि ये ऐसे लिख सकते हैं कंट्रोलर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे रॉ मटेरियल है, कैपिटल है इनके पास, रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, मशीनरी प्लांट है इनके पास, के पास क्या है, के पास सिर्फ लेबर क्लास है, लेबर कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं। मिसयूज करते हैं ये लोग। लॉ क्या है, लॉ क्या करते हैं कि लॉ इनको इनके फेवर में काम करता है, ये मजदूर लोगों का कहना है। लॉ जो है इनके लिए फेवर करता है। उदाहरण समझेंगे पहले। लेबर क्लास के पास सिर्फ मजदूरी करने का राइट है, तो ये करते हैं, उस मजदूर उसके हिसाब से पैसे कमाते हैं, पूंजीवादी उसमें उनका शोषण करते हैं। शोषण का मतलब
टाइम से पैसे ना देना, कम मजदूरी देना, फिर मिनिमम, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में मिनिमम वेज एक्ट आया, बोनस एक्ट आया, ग्रेजुटी एक्ट आया, क्योंकि पहले ग्रेजुटी नहीं देते थे। किस वजह से ग्रेजुटी? 5 साल काम करेगा तो ग्रेजुटी। ये इनका कहना है कि मजदूर लोग क्राइम करते हैं लॉ लॉ के हिसाब से, इनके हिसाब से। और लेबर क्लास का कहना है कि कैपिटलिस्ट लोग करते हैं, ये शोषण करते हैं लोगों को। इसी की वजह से लेबर लॉ इंडिया में इतने सारे एप्लीकेबल है। उसकी क्रांति के बाद ये डेवलप हुआ। और उसमें एक चीज़ और कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब ये संघर्ष बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगा, पूरा मजदूर क्लास इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, काम नहीं करेगा। फिर और ये मजदूर सारे इकट्ठे होकर एक आंदोलन करेंगे, एक क्रांति करेंगे, फिर से सारी जो पूंजी होगी सब में जितने लोग होंगे सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। फिर इनसे पूछा गया कार्ल मार्क्स जी के सिद्धांत के बारे में कि फिर सरकार कौन चलाएगा, तो कोई जवाब नहीं था। फिर इनसे पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू स्किल आपको अगर पैसे देने ही हैं, वो आज क्यों नहीं दे रहे आप? फिर इसकी थ्योरी का में ड्रॉबैक यही निकला। फिर एक एग्जांपल जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आप बताना मैडम। नहीं, अब यहाँ पूंजीपति एक दिन ऐसा आएगा, पूंजीपति कोई नहीं रहेगा। सब प्रॉपर्टी बराबर लोगों में, सब में जिसके पास भी है सब बराबर बराबर बढ़ जाएगी। और उसके बाद जब पूछा गया तो कैसे करेंगे काम, कैसे पॉसिबल है, सरकार कौन चलाएगा? क्या इनके पास इतनी कैपेसिटी होगी कि गवर्नमेंट को प्रोसेस में चला पाएं? फिर ये धीरे धीरे क्या करें कि जो पूंजीवादी हैं वो मजदूर बन जाएंगे, जो मजदूर हैं वो पूंजीवादी बन जाएंगे। क्या ये कौन सी गारंटी है कि पूंजीवादी बनने के बाद वो मजदूरों का शोषण नहीं करेंगे? कंसेप्ट कहाँ रहा फिर उसका? ड्रॉबैक आया। एक एग्जाम्पल से अच्छा समझ। एक मोबाइल का चोरी करी है किसी आदमी ने। सर ये है, 10,000 रुपये का मोबाइल चोरी किया है, सजा हो गई है। एक आदमी है मिस्टर बी, ने स्कैम किया है 10,000 करोड़ का, और इंडिया से बाहर है। आउटसाइड इंडिया। देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक कौन है? 10,000 का मोबाइल चोरी करने वाला जो सजा काट रहा है, या 10,000 करोड़ का घोटाला करके विदेश में घूम? क्या ये जो थ्योरी कह रही है कि जो क्या पूंजीवादी लोग हैं वो लॉ का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्या यहाँ गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है लॉ का? हो रहा है, नहीं हो रहा? आप लोगों के सामने उदाहरण है। ऐसे ही होता है प्रैक्टिकल में, आपके सामने, नाम लेने की जरूरत है? ठीक है। यानी कि मिसयूज तो हो रहा है लॉ का, लेकिन कुछ हद तक एप्लीकेबल। ये कहना कि सिर्फ मजदूर क्राइम करते हैं, ये भी गलत है। ये कहना कि सिर्फ अमीर लोग करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम आपके सामने दिख। क्या ये लॉ का मिसयूज यहाँ मिसयूज नहीं कर पा रहा ना लॉ का, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। वो मजदूर परेशान है, मजदूरी कर रहा है, किसी किस वजह से कर रहा है, तो उसे सजा मिल गई। जो सक्षम होते हैं, लॉ का जो यही तो कह रहा है कि मिसयूज, लॉ का मिसयूज करने के लिए लॉ बनाया गया है। लॉ कैसा होना चाहिए? वेलफेयर होना चाहिए। कम ज़्यादा लोगों के लिए वेलफेयर होना चाहिए, कम लोगों के लिए वो पेन पेन दे कम लोगों को, प्लेजर ज़्यादा लोगों को। कहीं ना कहीं ये थ्योरी हमारी आपस में इंटरलिंक है। एक एक की तो अच्छाई है वो दूसरे में बुराई दिखती है। इस उदाहरण से तो लगता है कि हाँ, ये थ्योरी ठीक कहती है, लेकिन क्या ये कह रहे हैं कि
पूंजी क्लास और ये मजदूर क्लास, पूंजीवादी क्लास, ये सब हट के मिल के एक हो जाएंगे। फिर एक नई नई सोसाइटी का निर्माण होगा। फिर उनकी इक्वालिटी के हिसाब से फिर पैसे दिए जाएंगे। फिर नीड का कैसे डिसाइड करोगे आप? तो कितनी ज़रूरत है? सपोज करो आप पीएचडी होल्डर हैं, एक कोई डॉक्टर है, का जो क्लास है उसके हिसाब से मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू स्किल के हिसाब से कह रहे हैं ये। तो वहाँ भी उस टाइम पे भी मजदूर रहेगा तो उसको तो फिर उसी हिसाब से मिलेगा। तो एक दिन आएगा फिर ये गैप बढ़ जाएगा। लेबर क्लास का और पूंजीवादी क्लास का गैप फिर बन जाएगा ना उतनी, उसी कुछ सालों के बाद। इसका कंसेप्ट कहाँ फॉलो हो पा रहा है? पार्सली एप्लीकेबल, ठीक। समझ में आई इस स्कूल के बारे में? ना डिटेल में आप लिख सकते हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। लॉ ऐसा बनना चाहिए जो पूंजीवादियों के लिए भी ठीक हो। लॉ तो बने हुए हैं लेकिन उसका मिसयूज हो फ्री के हिसाब से, और मिसयूज तो हो रहा है। ठीक है ना, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। होना चाहिए, सब कुछ चल रहा था फिर भी बंदा विदेश चला गया। मिसयूज है ना कहीं लॉ का, कहीं लकूना छोड़ा हुआ है। तो सक्षम नहीं है वो जेल में, सक्षम है वो विदेश में। सरकार भी कह रही है कुछ नहीं कर रहे हम। क्या अब वो दूसरे देश में उनके देश से परमिशन लेंगे तब हम उसे ला सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ हो गया। ठीक है ना। ये चीज़ तो पहले ही देखनी चाहिए थी कि बंदा जा रहा है सब कुछ लेके, तो इस तरह का कंट्रोल रखना चाहिए था ना। तो लॉ बनाने का फायदा क्या हुआ तुम? ठीक है। अब करते हैं अमेरिकन रियलिस्टिक। स्कूल से का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। दो थ्योरी पे बेस है। लॉ कोर्ट में क्या प्रैक्टिस चल रही है, और जजेस मेक द लॉ। जज लॉ बनाते हैं? लॉ तो पार्लियामेंट बना। लेकिन लॉ इंटरप्रिटेशन करके अगर जजेस कोई प्रोनाउंसमेंट कर रहे हैं, कोई लॉ की केस जजमेंट सुना रहे हैं, तो अगर सुप्रिया के प्रोस्पेक्टिव से एग्जांपल लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया में हाई कोर्ट, पर्टिकुलर स्टेट, लॉ अप्लाई होगा। क्या होता है, किस वजह से होता है? इंटरप्रिटेशन की वजह से होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। एक ही हाई कोर्ट, एक ही क्राइम का एक ही हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है, दूसरा हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है। कह सकते हैं एक ही केस में दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की वजह से दो अलग से आ सकता है। क्या प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट होता है क्या लॉ? लॉ कुछ नहीं है। लॉ क्या है कि लॉ इस थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। दिया मैं एक उदाहरण, जैसे फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 इंडिया में, अगर ये रूल है, ने भी लॉ कर लो, इस रूल के हिसाब से ही पटिशन फाइल होगी, केस की सुनवाई इस तरीके से। ये है एग्जाम्पल प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। यानी कि जो हमारे स्कूल हैं जितने भी, वो सारे कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में पार्सली एप्लीकेबल।
कहीं पे कस्टम सुपीरियर है, कहीं पे प्रैक्टिस भी हो रही है, इकोनॉमिक लॉ के हिसाब से हमारे लेबर लॉ भी हैं, सारी चीज़ें। लिख लो इसको। हाँ जी, मतलब प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट का मतलब कोर्ट क्या सजा दे रही है, किस चीज़ की छोड़ रही है, सजा दे रही है, क्या कर रही है उसके साथ, वो लॉ बन जाए। प्रैक्टिस चल रही है एक्चुअल में कोर्ट। हाँ, जो जजमेंट आएगी, जो कोर्ट में क्या चल रहा है वो बेस है। हाई कोर्ट का ये रेस्पेक्टिव स्टेट में एप्लीकेबल होगा, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल, सारे सबॉर्डिनेट्स कोर्ट को इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स फॉलो करना। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये लॉ तो कह रहा था कि टैक्स दो हिस्ट्री के मैटर में, लेकिन जो प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट है, जो जजमेंट आ गया उसके हिसाब से वो एक्सक्लूड कर दिया। ये इंटरप्रटेशन का गेम है, बहुत ज़्यादा इतने लिटिगेशन बढ़ रहे थे तो उसकी वजह से अब कह सकते हैं कि पार्लियामेंट एज वेल एज जज मेक द लॉ, दोनों लोग जज भी लॉ बनाते हैं, इंटरप्रटेशन जो लॉ है उसे पढ़ किस तरीके से रहे, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कोई, ठीक है। कमाल की बात क्या है, इसी में एक चीज़ और बता, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव को फॉलो कराना है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जुडिशरी को जजमेंट देना है, ठीक है। लॉ इन्हें भी पढ़ना है, टेंट भी पढ़ रहे हैं, एडवोकेट्स भी पढ़ रहे हैं। कानून बनाने वाला अलग, फॉलो कराने वाला अलग, फिर जजमेंट दे के लॉ को पढ़ के सजा देने वाला अलग, और जो पेन या आप स्टूडेंट बीइंग स्टूडेंट अलग पढ़ रहे हो, एडवोकेट अलग पढ़ रहे हैं, ये इसके साथ सपोर्ट। पार्लियामेंट तो हो गया लॉ बनाने वाला, एग्जीक्यूट कौन, पुलिस है ना, पुलिस तो अरेस्ट करेगी, या ईडी वाले भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव है, फॉलो करते हैं। लॉ बना मतलब लॉजिक क्या है, कानून बनाने वाला कुछ और क्या मतलब लिख गया, इन ये कुछ और पढ़ रहे हैं, और जज कुछ और कह रहे हैं, और एडवोकेट कुछ और कह रहे हैं कि ये सजा इतनी होनी चाहिए, इसमें ये कमी है, इसमें तो पढ़ने का तरीका देखो, लॉ बनाने वाले ने लॉ बना दिया, बना के भूल गए वो, आईपीसी 1860 में बन गया, अब चेंज हुआ है, तो पार्लियामेंट बना के क्या पुराना लॉ था, जुडिशरी को उसके बेस पे डिसीजन देना है। अब किस लहजे में उसने लिखा था, का जो मेन थीम था, लॉजिकल क्या था उसका,
पर्पज क्या था लॉ का, वो कुछ और कह रहा है, जुडिशरी कुछ और कह रही है, फिर इसी केस में हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ और। बीइंग ए स्टूडेंट पढ़ रहे हो तो आप तो कुछ और पढ़ रहे हो, जब एडवोकेट बन जाओगे तो कुछ और पढ़ोगे, पढ़ने का तरीका बदल जाए। यही प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट तो यही है ना, वहाँ जाके पता लगेगा ना आपको कौन सी एप्लीकेशन लगे। गाजियाबाद जाओ कहेगा जी हिंदी में लेके आओ एप्लीकेशन। वकील साहब लोकल वकील भी कर लो एक, ये प्रैक्टिस पता लगेगी। अब आपको तो लॉ तो बहुत सारा पढ़ा दिया, आपको यही नहीं पता कि एप्लीकेशन कौन सी कहाँ क्या लगेगी। ये तो प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट में जाके पता लगेगा। ठीक है। का ये रिवाइज ये है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, जुडिशरी उसे वो जुडिशरी उसमें जजमेंट देती है, एग्जीक्यूटिव को फॉलो करती है। हाँ जी लिख लेंगे। फिर जुडिशरी उस पर जजमेंट देती है। क्या चीज़? नहीं, प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं कि लॉ बनाने वाला कोई और है, अप्लाई कराने वाला कोई और है, और उस पर सजा देने वाला बंदा कोई और है। क्या बंदा अलग है तो पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है? भी हो सकता है। या तो लैंग्वेज इतनी अच्छी हो कि दो लॉ हैं, दो लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, कौन सा सुपीरियर होगा, कौन ये जुडिशरी डिसाइड करेगी। जैसे उदाहरण के लिए बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 348 में लिखा है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश होगी। लिखा है आर्टिकल 351 में लिखा है हिंदी को प्रमोट करो। क्या मतलब हुआ इसका? एक ही चीज को दो जगह अलग अलग जगह कह रहे हैं, मतलब लोकल क्या मतलब? लोअर कोर्ट में तो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, लेकिन आप प्रैक्टिस में जब जाओगे तो पता लगेगा ना। ये मतलब क्या हो गया इसका? फिर जजमेंट आई, जज साहब कहते हैं ये सुपीरियर है, ये सबॉर्डिनेट रूल है। बल्कि आर्टिकल दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। एक कह रहा है प्रमोट करो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, दूसरा कहता है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज और हाई कोर्ट की इंग्लिश होगी। तो ये डिसाइड कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ। अब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। पार्लियामेंट आर्टिकल तो पार्लियामेंट अमेंड करेगा ना। छोटी सी बात सुनो, एक व्यक्ति बुजुर्ग लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जज साहब अलाउ करेंगे ना कि भाई तुम हिंदी में बात बता, क्या परेशान? ये तो किसके लिए है ये? इंग्लिश की लैंग्वेज किसके लिए? पेटिशन है, यू आर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो जाएंगे, एडवोकेट्स के लिए रूल है ना ये सब। तो जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो इंग्लिश में होगा, ये प्रैक्टिस है। लेकिन अगर जज परमिट करते हैं तो कोई फरियादी है, उसे नहीं आती है अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आती है, तो क्या ट्रांसलेटर नहीं होगा वहाँ पर? होगा, लेकिन प्रैक्टिस ये है। समझ में आ गया लॉजिक? ये चीज़ है। हाँ जी। नहीं होगा, लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा,
सबॉर्डिनेट कोड बोलते हैं। समझ में आ गया? कौन कौन से स्कूल? देखो, जब जब आप जब आप रियलिस्टिक, जब अमेरिकन स्कूल का डिस्कशन करोगे आप, तो आप इसको एडवांटेज में लिखोगे। जब आप, हाँ ये प्रैक्टिस है ना ये तो। हाँ, तो डिसाइड दूसरे स्कूल में डिसएडवांटेज में एक ही चीज लिखी जाएगी, यही उदाहरण के साथ। समझ में आ गया लॉजिक तरीके से? कौन सा रह गया? हिस्टोरिकल स्कूल। ये स्कूल बेस है हमारा कस्टम। कस्टम सुपीरियर है। जो भी कानून बनाया जाएगा वो कस्टम के बेस पे होना चाहिए। आप लोगों ने कभी सुना है 6 बजे के बाद झाड़ू नहीं लगाना? आप भी नहीं लगाते, बच्चों को भी मना करते हो? सुना है? हाँ, तो ये क्या है ये? नहीं मानेंगे तो सासू माँ नाराज हो जाएंगे। बहू तो बहुत पढ़ी लिखी आ गई है, अपना अपना चला रही है, देखो क्या जमाना आ गया है, ऐसे बोलेगी? है ना? क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। जो संसद कह रहा है वो भी मानेंगे, सासू माँ कह रही है वो भी मानेंगे। ठीक है? संसद तो देखने नहीं आ रहा, लेकिन वो 24 घंटे वीडियो की तरह देख रही है। ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, ये क्या हो रहा है। समझ लो लॉजिक। ऐसी तरीका है अपना पढ़ाने का। ठीक है? कस्टम का मतलब है, जैसे पहले सती प्रथा होती थी, बाल मजदूरी थी, समय के हिसाब से वो चेंज होता गया। ठीक है? फिर आ गया, दास प्रथा चलती थी, किसानों को मतलब जानवरों की तरह खरीदा बेचा जाता था। वो सब चीज़ें धीरे धीरे बंद हो गई। तो कस्टम की बात करेंगे। अब कस्टम का मतलब है, जो आर्टिकल 13 में आप पढ़ोगे जब लॉ के बारे में, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट, वहाँ पर आज भी कस्टम का वैल्यू दी गई। और मजदूरों के, हाँ बिल्कुल। नहीं, सपोर्टिंग अभी तो इसमें बहुत सारे स्कूल और मिलेंगे आपको जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो। लेकिन हाँ, हाँ जैसे हमारे यहाँ लॉ बना है इंडिया में, जो बोनस मिलेगा वो दिवाली पे मिलेगा। यही है ना? जो लॉ बना है, लॉ को बनाने के समय हमने सब जूरिस्प्रूडेंस का सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। लॉ बनाने के समय अपने कस्टम का हमने ध्यान रखा। जब इंडिया में सती प्रथा के लिए कानून आया, बाल विवाह के लिए कानून आया, तब हमने कानून बनाने के समय अपने कस्टम का ध्यान रखा। जब हम कस्ट इस स्कूल के बारे में जब हम लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो जो बाकी चीजें हैं उन वो हमारे इसके ड्रॉबैक में आ जाएंगी। यही तो है। जो कानून बना रहे हो, कानून बनाने से पहले जूरिस्प्रूडेंस की थ्योरी के साथ साथ, ये जूरिस्प्रूडेंस की थ्योरी तो है ही, हमारे जो कस्टम है इंडिया के, जब लॉ बना रहे हो तो इंडिया के कस्टम, जब इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बनेगा तो इंटरनेशनल लेवल का कस्टम क्या है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज है। अब इंडिया में कह रहे हो कि इंग्लिश है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जब हम इंटरनेशनल लेवल तो वो फ्रेंच में भी तो कर सकते हैं, हम आ जाके मना कर सकते हैं कि आप फ्रेंच में मत करो। वो उनका कस्टम है, यहाँ हमारा कस्टम है। ठीक है ना? शादी का, डाइवोर्स का, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा। अब हाँ,
ये कस्टम्स के एग्जाम। हाँ, ये खत्म हो गई हैं। अभी भी बहुत सारी कस्टम है जो हमारे फॉलो होते हैं। एक उदाहरण ये है कि लॉ बनाने, जैसे ये सब लॉ बने हैं, बाल मजदूरी नहीं कराओगे आप, सब क्या है, ये कस्टम के बेस पे, पुराने कस्टम हुआ करते थे, खत्म कर दी सरकार ने, उस पर कानून बना दिया। तो हमारे बेनिफिट की चीज़ें थी वो आज भी चल रही हैं। तो हमारे ड्रॉबैक कर रहा था, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था, वो धीरे धीरे बंद हो गई। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ ही था। जो 5 साल का बच्चा है वो मजदूरी कर रहा है, क्या कहा कि उसको भी पढ़ने का मौका दिया जाए। राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन लाया, कहाँ से लाया? ये बुराई को खत्म करने के लिए तो राइट की जरूरत पड़ी। आर्टिकल 29, सॉरी, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन के लिए लाए, इसलिए लाए, इसीलिए तो लाए। 21A, राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो लॉ बन गया, तो हमारे कस्टम पे ध्यान रखने का। अब क्या सती प्रथा दूसरे देशों में भी थी क्या? इंडिया के लिए था। तो इंडिया में जब कानून बनाया तो हमने वो देखा कि कौन सा ऐसी प्रथा चली आ रही है जो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, वो उसको अप्लाई कर दिया, के लिए लॉ ले आए, तो वो धीरे धीरे कर खत्म हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगला स्कूल बता। सोशोलॉजिकल स्कूल कहता है कि इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्या इसमें कौन इसमें मैन है, में जो इंटरेस्ट है सोसाइटी के, जब लॉ कोई बनाएंगे, ये देखेंगे लॉ बनाने से पहले कि किसके इंटरेस्ट में बन रहा है लॉ, किसके इंटरेस्ट में, प्रोस्पेक्टिव में। आई जी। इंडिविजुअल ऑब्लिक प्राइवेट इंटरेस्ट। कई जगह आपको प्राइवेट PPS भी मिल, इंडिविजुअल और प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पे फोकस करता है, किसके इंटरेस्ट में हम लॉ बना रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये पब्लिक और सोशल ये गलत किया हुआ है, ये एक ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो एक प्राइवेट पर्सन इंडिविजुअल के लिए लॉ बना हुआ है, तो के लिए बना सकता है क्या? इंडिविजुअल राइट का मतलब क्या है? क्या राइट है? मतलब एक सिंगल, एक स्मॉल के लिए, जैसे प्रॉपर्टी का राइट है, फिर में हम खरीद नहीं पा रहे थे, वो बन गया। अब आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी से आपको कोई नहीं निकाल सकता, आपके नाम पे रजिस्टर के लिए है वो। सड़क है, घर के बाहर सड़क होगी, पे आने जाने का रास्ता है, आप किसी को रोक सकते हैं? हाँ, लिखा है वो। इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे, आपको विदेश घूमने का राइट है, आपको प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी है, तो आप उसको इंजॉय करोगे, अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल करोगे, फिर ड्यूज़ वगैरह गवर्नमेंट का होगा वो टाइमली पे करोगे, वो आपका प्राइवेट हो। पब्लिक है, तो जैसे कोई मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, का इस्तेमाल करोगे उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, या उसको और मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए।
लॉ क्या है? लॉ कंट्रोल द सोसाइटी, चीज़ें होती हैं यहीं पे सोशल सोसाइटी स्कूल। लॉ किसके लिए है? लॉ फॉर सोसाइटी, कैसे लिख सकते हैं? सोसाइटी फॉर लॉ कह सकते हैं। ठीक है, इसे लिख लो आप, लिख लो इसे। क्या चीज़? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, आप उसमें देखोगे ना अपने बुक में, एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, आराम से लिखने में इजी हो जाए। अब टैक्स का है, आपको इनकम टैक्स पे करना है, आपका इंडिविजुअल है, इस तरीके बहुत सारे आपको मिल। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप काम कर रहे हो, आप दे रहे हो, आप सरकार से ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं टैक्स जमा किया, मैं टैक्स का क्या किया आपने, है? सब है पब्लिक इंटरेस्ट। तो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बैठी है, वो अपने पैसे को कलेक्ट करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में जहाँ ज़रूरत होता है सरकार उसको। अब इसको समझते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो कंट्रोल द सोसाइटी, और सोसाइटी कंट्रोल द लॉ। सही है, कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे। हाँ जी, अभी सोशियोलॉजी चल रही है। हाँ यही है, बाकी और तो अलग अलग लोग अलग अलग तो कहेंगे, फाउंडर है। पहला है कि लॉ सोसाइटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये सोसाइटी का के हिसाब से भी लॉ बनता है। तो नीड है, ये लिख सकते हैं ना, जब आईपीसी था तो पोस्को एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसे लिख सकते हैं कि सोसाइटी कंट्रोल द लॉ। सोसाइटी के लिए कानून बनाया जा रहा है, जब लॉ सोसाइटी कंट्रोल कर सकता है तो सोसाइटी भी तो लॉ कंट्रोल कर सकती है। धरना प्रदर्शन में कैंडल मार्च हुए तो एक नया लॉ आ गया माइनर के लिए, इस तरह की परिस्थिति में ये अगर सिचुएशन होगी तो इस तरह सजा मिलेगी। वही समझ में आया? नीड ऑफ द सोसाइटी भी देखेंगे यहाँ, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो और क्वेश्चन है हो गए, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं डिपेंड है एक दूसरे। लेकिन जब हम लिखने की बात करेंगे, जब एक स्कूल को लिखेंगे तो बाकी सारे स्कूलों पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म लिखना है भाई, इसमें तो इस चीज़ को इग्नोर किया जाए, जब उस पर जाएंगे तो उस तरीके से। ठीक है, और कुछ कहना है तो बता। नहीं नहीं, फिर भी अरे बिल्कुल होगा, और सुनो, छाना है और दिमाग में रखो कि टॉप पे आना है।